नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र हूँ। आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय जितेंद्र में स्वागत करता हूँ। आरआरबी ग्रुप डी मॉक टेस्ट नंबर 1 साइंस के बेस्ट 25 क्वेश्चन को आज डिस्कशन करेंगे। तो आप अपनी कॉपी में 1 से 5 तक नंबरिंग कर लीजिए। जो भी राइट हो राइट क्लिक कीजिए, रॉन्ग हो रॉन्ग क्लिक कीजिए। अपने आप को आंकिए कि आप कितना तैयारी में हो, उसके अनुसार अपनी प्रेपरेशन बढ़ा सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि एक सॉफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए डैश का इस्तेमाल किया जाता है। एक सॉफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए तो पहला ऑप्शन है आपका स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर का, या एनीमोमीटर का, या टोकोमीटर का, या क्रोनोमीटर का। बताइए राइट आंसर क्या होने वाला है। तो हम इसमें इस्तेमाल करेंगे टोकोमीटर का। किसका? टोकोमीटर का। एक सॉफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए टोकोमीटर का प्रयोग करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। यह एक वैज्ञानिक उपकरण है। इसका उपयोग वाहनों की घूर्णन गति को मापने के लिए किया जाता है। स्पीडोमीटर मोटर गाड़ियों की गति को जो स्पीड होती है उनको मापने के लिए। एनीमोमीटर पवन के वेग को मापने के लिए। क्रोनोमीटर जलयानों के सही समय का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 350 न्यूटन का एक बल 500 ग्राम के द्रव्यमान पर लगाया जाता है। इस स्थिति में वस्तु में उत्पन्न त्वरण कितना होगा? त्वरण निकालनी है कितना होगा। तो बल बराबर क्या होता है? F बराबर ma। तो बल कितना दे रखा है आपका? 350 न्यूटन। कितना दे रखा है? 350 न्यूटन। और आपका जो द्रव्यमान है वो कितना दे रखा है? 500 ग्राम। 500 ग्राम द्रव्यमान दे रखा है। अब इसमें रख दीजिए 350 इक्वल 500 मल्टीप्लाई तुरंत निकल आएगी। 0 से 0 कैरी कर दीजिए, 5 से 7 और ये 5 बार, तो ये कितना आएगा? 0.7। और ये बताइए आप मेरे को, जो त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो राइट आंसर कौन सा हो गया इसका? बी। इसमें भी दे रखा है। दाब को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है? भार प्रति एकांक घनफल में, प्रणोद प्रति एकांक घनफल में, क्षेत्रफल में, या घनत्व प्रति एकांक घनफल में, या द्रव्यमान प्रति एकांक घनफल में। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर होगा इसका बी, प्रणोद प्रति क्षेत्रफल में। किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला वह बल दाब कहलाता है। दाब का ऐसा मात्रक बल बटे क्षेत्रफल। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। क्षेत्रफल क्या होता है? एरिया। एरिया होता है ना, तो मीटर का स्क्वायर, क्योंकि इसमें लंबाई मल्टीप्लाई चौड़ाई होती है। पास्कल भी कहते हैं दाब का मात्रक। दाब एक अदिश राशि है। 25 डिग्री सेल्सियस के विभिन्न माध्यम में ध्वनि की चाल के बारे में बताइए कौन सा सही या गलत। जैसे ऑक्सीजन में गैस की ध्वनि की चाल कितनी होती है? 316 मीटर प्रति सेकंड। आसूत जल में ध्वनि की चाल कितनी होती है? 1498 मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन ए और बी दोनों राइट हैं। न तो ए न तो बी राइट है, केवल ए राइट है, केवल बी राइट है। तो राइट आंसर इसका ए। ए ए में क्या है? ए और बी दोनों राइट हैं। ऑक्सीजन गैस में ध्वनि की चाल कितनी होती है? 316 मीटर प्रति सेकंड। जबकि आसूत जल में ध्वनि की चाल कितनी होती है? 1498 मीटर प्रति सेकंड। अर्थात ए और बी दोनों राइट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि दर्पण में परावर्तन के बाद अब बनने वाला प्रतिबिंब आभासी और अत्यधिक छोटा हो तो वस्तु की स्थिति ज्ञात करनी है। और दर्पण का प्रकार कौन सा दर्पण होगा और वस्तु कहाँ बनेगी? पहला ऑप्शन है आपका वक्रता केंद्र और अवतल दर्पण होगा।
अनंत पे बनेगी या अवतल दर्पण होगा, अनंत पे बनेगी या उत्तल दर्पण होगा, मतलब वक्रता त्रिज्या या फोकस के बीच होगी और अवतल दर्पण होगा। राइट आंसर इसका हो जाएगा अनंत पे बनेगा और उत्तल दर्पण पे बनेगी। तो राइट आंसर देखते हैं, आपका बी होगा, सी हो गया। यदि दर्पण से परावर्तन के बाद बनने वाला प्रतिबिंब आभासी और अत्यधिक छोटा है ना, अत्यधिक छोटा, जो वस्तु की स्थिति अनंत पर बनेगी और दर्पण होगा कौन सा, उत्तल दर्पण। आपको बता दूं उत्तल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, आभासी, आभासी होगा। जबकि उत्तल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब आभासी, जबकि अवतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होगा, हमेशा वस्तु से छोटा होगा, वास्तविक होगा। हमेशा नहीं, वस्तु से बड़ा भी हो सकता है लेकिन वास्तविक होगा हमेशा। यदि दो बिंदुओं के मात्र 3 कूलाम का आवेश ले जाने के लिए किए गए कार्य की मात्रा 72 जूल है तो इन बिंदुओं के बीच विभवांतर ज्ञात करना है। तो विभवांतर क्या होता है, V इजिकल टू W किया गया कार्य अपॉन जो कूलाम होता है आवेश, ये होता है कार्य। कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल, और कूलाम का क्या होता है, कूलाम आवेश का मात्रक होता है। और इसी को फेराडे मात्रक भी बोलते हैं, इसे फेराडे। ठीक है, तो हम रखते हैं यहाँ पे Q कितना दे रखा है, 3 कूलम, और हमारा W कितना दे रखा है, किया गया का 72 जूल। तो विभवांतर ज्ञात करना है, विभवांतर ज्ञात कर दो, 72/3, इससे ये काट देंगे, कितना बचेगा, 24 वोल्ट। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए 24 वोल्ट राइट आंसर हो जाएगा आपका। ये यहाँ पे सॉल्यूशन दे रखा है, देख लेना। सितारों में प्लाज्मा बनने के कारण क्या है, उच्च तापमान, दाब कम, उच्च दाब या कम तापमान। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए, राइट आंसर हो जाएगा उच्च तापमान। सितारों, अच्छा सूर्य भी एक सितारा है, सभी को पता होगा। सितारों और तारों में प्लाज्मा बनने का कारण उच्च तापमान है। सूर्य भी एक तारा है। तारे में नाभिकीय संलयन ऊर्जा होती है, जो प्रक्रिया होती है जिसमें हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तन होती है एवं अत्यधिक मात्रा में उत्सर्जन होता है। इस दौरान सूर्य के केंद्र का तापमान 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है एवं इसके केंद्रीय भाग में अर्धतरल प्लाज्मा अवस्था में होती है। ठीक है, पृथ्वी सतह पर प्लाज्मा नहीं पाया जाता क्योंकि पृथ्वी की सतह पर उच्च घनत्व कम तापमान होता है। चंद्रशेखर सीमा किस पर लागू होती है, चंद्रशेखर सीमा किस पर लागू होती है, सितारों पर, प्रकाश की गति पर, ज्वालामुखी पर, वनस्पति जीवन पर। तो राइट आंसर होगा सितारों पर एवं तारों पर। चंद्रशेखर सीमा, राइट आंसर ए हो गया। चंद्रशेखर सीमा के संबंध में सितारों से होता है किसी स्थायी श्वेत बौनी नक्षत्र, मतलब बौना ग्रह जैसे प्लूटो था, का अधिकतम संभावित द्रव्यमान चंद्रशेखर सीमा कहलाती है। खगोलीय भौतिक शास्त्री एस चंद्रशेखर को उनके अध्ययन के लिए विलियम एल फाउलर के साथ संयुक्त रूप से सन 1983 में भौतिक का नोबेल पुरस्कार मिला था। एक बैटरी, क्वेश्चन नंबर 9, एक बैटरी में संयोजित की चालकता में धारा प्रभावित होती है यदि चालक का प्रतिरोध 4 गुना कर दिया जाए, प्रतिरोधकता क्या कहलाएगी,
आधी हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी, या उतनी ही रहेगी? तो आई आर मतलब आई मतलब धारा, आर मतलब प्रतिरोध, I2 और R2 कितनी हो जाती है प्रतिरोधकता? 4 गुनी। चालन का प्रतिरोध 4 गुना हो जाएगा, तो धारा पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो पहले R थी, अब कितनी हो गई? 4R हो गई। R से R कैंसिल हो जाएगा, तो धारा कितनी हो जाएगी? I/4 I2 धारा हो गई 1/4। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। सी राइट आंसर हो जाएगा। फॉर्मूला ये है I1 R2 I1 R1, तो ये धारा होगी। V = I R, पढ़ा होगा आपने। कौन सा कोशिकांग विषाक्त पदार्थों में औषधि के जहरीले प्रभाव को खत्म करता है? अंतःद्रव्यी जलिकाएं, गोल्जीकाएं, राइबोसोम या माइटोकॉन्ड्रिया? राइट आंसर हो जाएगा ए, अंतःजलिकाएं, अंतःद्रव्यी जलिकाएं। अंतःद्रव्यी जलिकाएं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सुकेंद्रीय कोशिकाएं यूकेरियोटिक सेल में स्थित एक झिल्लीदार कोशिकांग है। इसका प्रमुख कार्य विषाक्त पदार्थ और औषधि के जहरीले प्रभाव को खत्म करना है। अंतःद्रव्यी जलिकाओं को रचना प्रदान करता है, यह झिल्ली के समान होती है। 11वां क्वेश्चन, दृढ़ ऊतक डैश से बना होता है? दृढ़ ऊतक किससे बना होता है? WBC से, निर्जीव कोशिका से, या लाल रक्त कणिकाओं से, या जटिल कोशिकाओं से? राइट आंसर हो जाएगा निर्जीव कोशिकाओं का। दृढ़ ऊतक निर्जीव कोशिकाओं के बने होते हैं। यह ऊतक पौधे में तने, पत्तियों, सिरे, फलों तथा बीजों के बीजावरण में पाए जाते हैं। जिन पौधों में रेशों का उत्पन्न होता है उन्हें यह ऊतक प्रचुर मात्रा में प्रदान करता है। रेशो बनता है उसमें प्रचुर मात्रा में प्रदान करता है। किस प्रकार का पुनर्जनन अधिक विविधता ला सकता है? बीजांड द्वारा जनन, पुनर्जनन, लैंगिक जनन, मुकुलन? तो राइट आंसर हो जाएगा पुनर्जनन, ऑप्शन बी। लैंगिक जनन प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न जीवों में, और राइट आंसर क्या होगा? सी। लैंगिक जनन प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न जीवों में विविध अधिक पाई जाती है, अधिक विषमता पाई जाती है, क्योंकि ये युग्मज के निर्माण में लाभ लेने वाले दोनों युग्मज अलग अलग स्थिति से आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 जगत प्रणाली वर्गीकरण का मुख्य आधार क्या है? किस आधार पे 5 जगत प्रणाली दी थी? पोषण के आधार पे, श्वसन के आधार पे, उत्सर्जन के आधार पे, संरचना के आधार पे? तो ये दी थी पोषण के आधार पे। R.H. विटेकर ने 1969 में जीवों का 5 जगत वर्गीकरण, 5 जगत प्रणाली वर्गीकृत मुख्य आधार पोषक होता है। इस पद्धति के अंतर्गत सम्मिलित किए जाने वाले जगतों के नाम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटाई और एक एनिमिलिया। कोशिका संरचना, शरीर रचना, पोषक प्रक्रिया, प्रजनन और जातिवृत्तीय संवर्धन उनके वर्गीकरण की पद्धति के प्रमुख मानदंड थे। डैश वर्ग के प्राणियों का रक्त गर्म होता है? ए पक्षियों का, सी उभयचर का, बी सरीसृप का, डी मत्स्य का? राइट आंसर हो जाएगा इसका पक्षियों का। पक्षियों का क्या होता है? गर्म रक्त होता है। गर्म रुधिर वाले जंतु हमारे शरीर में तापक्रम में हमेशा एक सा बनाए रखते हैं। समतापी भी कहा जाता है। पक्षी समतापी वर्ग के अंतर्गत आते हैं।
श्वसन श्वसन वर्धक हीमोग्लोबिन बनाने में किसमें मौजूद होता है? ए लाल रक्त कणिकाओं में, सी श्वेत रक्त कणिकाओं में, या रक्त प्लेटलेट्स में, या रक्त प्लाज्मा में। राइट आंसर हो जाएगा श्वसन हीमोग्लोबिन में होता है रेड ब्लड सेल्स। राइट आंसर ए। मानव श्वसन हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन एक लाल रक्त कणिका आयरन युक्त हुआ। लाल रक्त कणिका में क्या पाया जाता है? आयरन भी होता है। लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी मौजूद होता है। फेफड़े में श्वसन गैसों का आदान प्रदान होता है, किसके द्वारा होता है? ए ऑप्शन ए श्वसन नलिकाओं के द्वारा, ऑप्शन बी ब्रोकाई द्वारा, ऑप्शन सी कूपिका द्वारा, ऑप्शन सी ट्रेकिया में। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा कूपिका में। फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान कूपिकाओं में स्थित वायु तथा कूपिकाओं में फैली होती हैं हुई रक्त कोशिकाओं में बहने वाले रुधिर के होता है से होता है रुधिर से होता है। नेफ्रॉन नेफ्रॉन का संबंध किससे होता है? श्वसन तंत्र से, स्नायु तंत्र से, संचारी तंत्र से, उत्सर्जन तंत्र से। राइट आंसर हो जाएगा उत्सर्जन तंत्र से होता है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन किडनी की इकाई है। नेफ्रॉन का संबंध उत्सर्जन तंत्र से होता है। नेफ्रॉन वक्र कोशिका और वक्र नलिकाओं से मिलकर बना होता है। नेफ्रॉन वक्र की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई रूप में जाना जाता है। एक अंडा या टेंडन किससे बनाया जाता है? एक टेंडन किससे बनाया जाता है? केवल कोलेजन फाइबर से, अस्थायी संयोजी ऊतक फाइबर से, स्थिर संयोजी ऊतक फाइबर से, या सिर और अस्थिर संयोजी ऊतक फाइबर से। राइट आंसर हो जाएगा केवल कोलेजन फाइबर से। राइट आंसर 18 का है। मांसपेशियों के सिरे एंड्स को टेंडन या कंडलाएं कहते हैं। ये पेशियों को हड्डियों या उपस्थियों से जोड़ते हैं। कौन? टेंडन हड्डियों और उपस्थियों से जोड़ते हैं। ये कोलेजन तंतुओं या पैकेट कोलेजन फाइबर से बनी संयोजित ऊतक की मजबूत डोरी जैसी संरचना होती है। अवोगाद्रो संख्या का मान कितना होता है? 6 × 10⁻² मल्टीप्लाई 10⁻23 अणु। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन की संख्या किसी तत्व के एक मूल पदार्थों में परमाणु की संख्या, किसी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन की संख्या तथा न्यूट्रॉन की संख्या का योग। 1 ग्राम सोडियम में प्रोटॉनों की संख्या या इलेक्ट्रॉन की संख्या। राइट आंसर हो जाएगा बी। बी क्या है? एक मूल पदार्थों के परमाणुओं की संख्या। अवोगाद्रो संख्या किसी तत्व एक मूल पदार्थ में उपस्थित परमाणुओं की संख्या 6 × 10⁻² मल्टीप्लाई 10⁻20 होता है। इसके अवोगाद्रो संख्या कहते हैं। एक हाइड्रोजन के एटम में कितने न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं? कितने न्यूट्रॉन होते हैं हाइड्रोजन के उपस्थित एटम में? 1, 2, 3, 4। कोई न्यूट्रॉन नहीं होता, कोई न्यूट्रॉन नहीं होता। हाइड्रोजन आवर्त सारणी का प्रथम तत्व है। इसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है। इसके नाभिक में सिर्फ एक प्रोटॉन होता है। यह आवर्त सारणी का एकमात्र तत्व है जिसे नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं पाए जाते। इसकी खोज कैवेंडिश ने 1766 में की थी। टूथपेस्ट की प्रकृति सामान्यतः कैसी होती है? अम्लीय होती है, उदासीन होती है, क्षारीय होती है, हानिकारक होती है। तो ये होती है क्षारीय प्रकृति टूथपेस्ट की। टूथपेस्ट की प्रकृति सामान्यतः क्षारीय होती है क्योंकि हमारे मुंह में कुछ प्रकार के
अम्ल पाए जाते हैं जो टूथपेस्ट में उपस्थित क्षार इन अम्लों को उदासीन कर देता है। बेसिकली जो हमारे मुंह में अम्ल होता है ये नुकसानदायक होता है क्योंकि ये हमारे दांतों को सड़ा देता है, इसलिए क्षारीय मिल के उसको हमारा प्रोटेक्ट करता है टूथपेस्ट। डोवेनियर डोवेनियर ने सामान्यतः गुणधर्म वाले तत्वों को समूह में भविष्यत करने का प्रयास किया। इसके लिए उन्होंने कितने तत्वों वाले कुछ समूहों में पहचान की? ए 8, सी 4, बी 2 और डी 3। राइट आंसर हो जाएगा डोवेनियर का त्रिक सिद्धांत, पढ़ा होगा आपने। डोवेनियर ने समान गुणधर्म वाले तत्वों को समूह में व्यवस्थित करने का प्रयास किया। इसके लिए उन्होंने 3 तत्वों के कुछ समूह की पहचान की। नेक्स्ट, आधुनिक पीरियोडिक टेबल में सिलिकॉन पीरियोडिक होनी चाहिए टेबल। सिलिकॉन Z बराबर 14 और खाली जगह के बीच में रखा गया है। किस किस के बीच में रखा गया है? बेरिलियम, कैल्शियम, बेरिलियम, नाइट्रोजन, एल्यूमिनियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम और सिल्वर। देखते हैं किसके बीच में रखा गया है। इसको रखा गया है बेरिलियम और नाइट्रोजन के बीच। सिलिकॉन आवर्त सारणी में सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक 14 होता है। ये बेसिकली किसका है? सिलिकॉन का दे रखा है परमाणु क्रमांक। जो परमाणु क्रमांक 13 एल्यूमिनियम होता है और परमाणु क्रमांक 15 पोटेशियम का होता है। तो देखते हैं किस किस के बीच रखा गया है, इसके बीच में। अब मेरे को ये बताओ, यदि हमें न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी हो तो कैसे निकालते हैं? न्यूट्रॉन की संख्या जैसे हमारा दे रखा है कोई एलिमेंट, सपोज सिलिकॉन दे रखा है। सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक कहाँ रखा जाता है? ऊपर होता है द्रव्यमान, जिसे ए से डिनोट करते हैं। नीचे होता है क्या? हमारा परमाणु क्रमांक, जिसे जेड से डिनोट करते हैं। जेड क्या होता है? जेड हमारा क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है, प्रोटॉन की संख्या होता है। अच्छा, तो हमारा द्रव्यमान में से परमाणु क्रमांक जब माइनस हो जाता है, ए माइनस जेड बराबर क्या आता है? न्यूट्रॉन की संख्या। ये आप याद रख लेंगे, काफी इंपोर्टेंट है। सोडियम की एक अभिक्रिय धातु है। सोडियम एक अभिक्रिय धातु है जो खुले में रखे जाने पर के साथ अभिक्रिया करके विस्फोटक के साथ आग पकड़ लेती है। ए ऑक्सीजन, बी हाइड्रोजन, सी नाइट्रोजन, डी फास्फोरस। आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। सोडियम को खुले में रख दोगे, बेसिकली खुले में तो ऑक्सीजन होता है, तो उसमें रिएक्शन करके ये विस्फोटक बन जाते हैं। सोडियम एक अभिक्रियाशील धातु है जो खुले में रख जाने पर ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके विस्फोटक आग पकड़ लेती है। इसलिए इसे सुरक्षित रखने के लिए अभिक्रिया को रोकने के लिए केरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है। ऑक्सीजन ओ पी ब्लॉक का तत्व है जो 16वें वर्ग में प्रथम तत्व है। ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होती है, परमाणु द्रव्यमान 16 होता है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा 21% है। रासायनिक अभिक्रिया सोडियम के साथ ऑक्सीजन क्या होता है? 2N प्लस O2 ग्राम डैश गैस है O2, और ये क्या होता है? इसका मतलब क्या है? संक्रमण धातु, तो Na2O बन जाता है ये। ठीक है, निम्नलिखित में से किसकी आधात वर्धनीयता अधिकतम होती है? सोना की, पारा की, लिथियम की या टाइटेनियम की? तो राइट आंसर हो जाएगा सोने की आधात वर्धनीयता। शायद तो 1 ग्राम में 2 किलोमीटर तक तार बन सकता है सोने के। पारा जिसे मरकरी बोलते हैं, मरकरी ये धातु है और ये कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है।
लिथियम क्या है, टाइटेनियम क्या है। टाइटेनियम पता होगी, टाइटेनियम क्या है। टाइटेनियम भविष्य की धातु मानी जाती है। लिथियम बताओ, लिथियम क्या है मेरे लिए, लिथियम क्या है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। सोना एक प्रकृति में मुक्त और संयुक्त दोनों अवस्थाओं में पाया जाता है। यह सर्वाधिक अधातुवर्णीय धातु है। यह मुख्यतः क्वार्ट्ज के रूप में पाया जाता है। इसका निष्कलन कैल्वोनाइड और सिल्वोनाइड ऐसे से किया जाता है। तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए आपके क्वेश्चन कितने राइट हुए। हमारी इस वीडियो में कहीं भी कोई प्रॉब्लम आई हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसी प्रकार से हमारा ये सेशन कंटिन्यू चलता रहेगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग इन दिस वीडियो। कल मिलते हैं इसी टाइम।